हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1 जो आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स है उसके यूनिट 1 का वर्णाश्रम व्यवस्था। इसके बारे में हम कई चीजें पढ़ चुके हैं इससे पहले। यूनिट 1 में जितने भी आपके नए टॉपिक ऐड हुए हैं, आपका उपनिषद हो गया, आपका वेद हो गए, जो आपका प्राचीन भारतीय परंपरा है, जितनी भी चीजें हैं अभी हम इसको कवर करते हुए चल रहे हैं। उसमें से हमने, आप देखिए, जो टॉपिक है वो है आपकी संकल्पना एवं विचार, जो कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज है, इस पे हम बात कर रहे हैं। और मैं हमेशा जब भी आपको पढ़ाती हूँ ये जरूर बताती हूँ कि हमें अपने दिमाग में ये जरूर याद रखना है कि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। आपका जो टॉपिक है वर्ण व्यवस्था, या फिर हम बात करें एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, जब का प्राचीन भारतीय परंपरा है ज्ञान की, उपनिषद है, वेद है, इन सबको हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट और आइडियाज पढ़ना है इनके। हिंदी में बात करें तो संकल्पना और विचार पढ़नी है, ना कि हमें बहुत ज्यादा फैक्चुअल पढ़ना है कि उस टाइम पे जो आपके शब्द थे उन शब्दों को क्या कहते थे, किस चीज का मतलब क्या होता था। तो शुरू से लेके अभी तक मैंने जितने भी आपके लेक्चर्स लिए हैं, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा हो, चाहे भारतवर्ष हो, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आपके ये जितने भी मैंने कराए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया है, उसके अलावा यहाँ पे हो गया आपका बोधिसत्व तीर्थंकर, तो ये सारी चीजें मैंने ये दिमाग में रखकर करवाई है कि आपको उसके संकल्पना और विचारों के बारे में पढ़ना है, आइडियाज और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा आपका वर्णाश्रम। ये जो है वर्णाश्रम के बारे में हम आज देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है वर्णाश्रम जो आपकी व्यवस्था है। अब देखिए, वर्णाश्रम व्यवस्था आपको आश्रम व्यवस्था से रिलेट नहीं करनी है। वर्ण आश्रम अलग है, आश्रम व्यवस्था अलग है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में। इससे पहले देख लीजिए हमारे एप्लीकेशन पे, ब्राह्मी एकेडमी का एप्लीकेशन, जहां पे आपको प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज सारे के सारे आपको बैचेस मिल जाएंगे। आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ के लिए आप ब्राह्मी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम चैनल में टाइमली मतलब मिलती रहेंगी पीडीएफ वहां पे। मुझे थोड़ा कभी कभी टाइम लग जाता है अपलोड करने में, लेकिन चिंता मत करिए, मैं वहां पे सारी पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वर्ण व्यवस्था के बारे में, है ना। आप या तो कर सकते हैं वर्ण व्यवस्था, या जो लिखा हुआ है वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें दो शब्द हैं, कौन कौन से, एक तो है आपका वर्ण और एक है आपका आश्रम, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है वर्ण, एक है आश्रम। वर्ण मतलब क्या होता है, वर्ण मतलब ये व्री धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना या चुनना। तो वर्ण जो है उसका है मतलब चुनना। और दूसरा जो आश्रम है, आश्रम संस्कृत शब्द के श्रम धातु से बना है। तो संस्कृत का श्रम धातु है, उससे बना है, जिसका अर्थ होता है परिश्रम करना या प्रयास करना। तो आपका जो वर्ण है, वर्ण मतलब हम चुन रहे हैं, चुन क्या रहे हैं कि हम किस चीज में परिश्रम करना चाहते हैं, किस चीज में प्रयास करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। हम ये नहीं देखेंगे कि मतलब आने वाले टाइम पे आपका जब स्टार्ट हुई थी वर्ण व्यवस्था वो कैसी थी, हम वो पढ़ेंगे, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था हम वो पढ़ेंगे। आने वाले टाइम पे जब बहुत ज्यादा साल बीत जाते हैं, 500-600 साल हो जाते हैं, फिर उसमें जो जो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, उसके बाद कुछ भी इशू आता है, मतलब हर एक चीज में, आप चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटी छोटी चीजें आती हैं। सेम ऐसे ही आपका वर्ण व्यवस्था भी है, बहुत थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या है, थोड़ा थोड़ा खराब भी हुआ है, कुछ अच्छी चीजें भी रही हैं, कुछ बुरी चीजें भी रही हैं। तो हम यहाँ पे ये चीजें नहीं देखेंगे कि बिल्कुल हम आज के टाइम पे उसकी बुराई करना चालू कर दे, ये गलत है वो गलत है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि मेन कॉन्सेप्ट क्या था आपके वर्णाश्रम व्यवस्था का, क्यों लाया गया था, और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी इंडियन सोसाइटी में। आप देखेंगे कि हमारी इंडियन सोसाइटी में बिल्कुल रचा बसा हुआ है वर्ण व्यवस्था, जो कि कहीं भी नहीं मिलती है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में आप दूसरे टाइप की व्यवस्थाएं देखेंगे, अपर क्लास, लोअर क्लास, लेकिन इंडिया में एक अलग ही बिल्कुल कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो है वर्ण व्यवस्था। तो इसका हम क्या देखेंगे, पूरा का पूरा एक विचार देखेंगे कि क्या था,
क्यों चल रहा है, अभी तक बिल्कुल हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और बड़े बड़े जो हिस्टोरियंस हैं या बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया है कि वर्णाश्रम व्यवस्था चलना चाहिए। तो उसके मतलब फायदे क्या क्या थे, वो क्यों सपोर्ट करते हैं। तो आप पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना है वर्ण मतलब व्री धातु से बना है, जिसका मतलब है चुनना, या वर्ण करना मतलब चुनना। आश्रम का मतलब हो गया परिश्रम करना। तो जब हम आश्रम व्यवस्था की भी बात करेंगे, वहां मतलब हम परिश्रम की बात करेंगे, ना कि ऐसा मानिए कि आप कितने टाइम तक हमें कौन सा परिश्रम करना है, फिर कितने टाइम पे कौन सा परिश्रम करना है। ठीक है, फिर होता है ये 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। आपको पता है कि हमारा वर्ण व्यवस्था जो है वो 4 भागों में डिवाइडेड है। कौन कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 भागों में डिवाइडेड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण के लिए शब्द यूज होता था एही, क्षत्रिय के लिए होता था आगच्छ, वैश्य के लिए होता था आद्रव, शूद्र के लिए होता था आधाव। अब चाहे तो आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो एक बार जरूर ऐसे पढ़ लीजिए आप कि यहाँ पे एही है ब्राह्मण के लिए, आगच्छ है क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए है आद्रव और शूद्र के लिए है आधाव। ये शब्द यूज होते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 वर्ण व्यवस्था में से आपके 4 वर्ग हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इतना तो आपको पता ही है। आगे बात करते हैं। जो वर्ण व्यवस्था है वो भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक संगठन की केंद्र बिंदु है। मतलब हमारे इंडियन सोसाइटी का सबसे मेन जो केंद्र बिंदु है, जो सेंटर ऑफ पॉइंट है, वो क्या है? आपकी वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, ठीक है, हमारा पूरा का पूरा समाज इसी पे टिका हुआ है। पूरे समाज में आप कहीं भी जाएंगे तो आप वर्ण व्यवस्था देखेंगे। तो हमारा जो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आप अलग अलग जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो एक एंथ्रोपोलॉजी भी सब्जेक्ट है कि मानव जीवन के संबंध में जो विज्ञान है उसको पढ़ते हैं। समाज के बारे में जो आप पढ़ते हैं, तो अलग अलग समाज में अलग अलग चीजें हैं। ऐसे जब हम भारतीय समाज की विशेषता देखते हैं तो वहां पे एक विशेषता है आपकी वर्ण व्यवस्था। ठीक है, ये बिल्कुल केंद्र बिंदु है हमारे भारतीय समाज की, हमारी संस्कृति की। सामाजिक व्यवस्था और कल्याण हेतु प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य एवं कार्यों को स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे आप मेन कॉन्सेप्ट देखिएगा, वर्ण व्यवस्था क्यों लाया गया था? समाज की व्यवस्था, सामाजिक पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समाज के कल्याण के लिए एक वर्ण व्यवस्था मतलब कर्तव्य और कार्यों को स्थापित किया गया था। किसका क्या कर्तव्य है, किसको क्या काम करना चाहिए। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कि कुछ लोग बोलेंगे मतलब जो शूद्र है, जो वैश्य है, उनको थोड़ा सा नीचे गिराने की कोशिश की गई है। तो ये अलग अलग टाइम पे बड़े मतलब बहुत सारे हिस्टोरियंस ने गलत वे में रिप्रेजेंट किया है। इसलिए आप देखेंगे कि हम मानने लगे कि यार हमको नीचा दिखाया गया है, शूद्र और वैश्यों को बहुत नीचा दिखाया गया है। एक्चुअल में ऐसा नहीं था। आपको भी पता है कि ये सारी व्यवस्था जो थी वो कर्म आधारित थी, कार्यों पर आधारित थी। जो व्यक्ति जो काम करेगा उसके आधार पर उसका वर्ण वो होता था। अगर कोई कर रहा है किसका काम, शिक्षा का काम कर रहा है, तो वो ब्राह्मण कहलाता था। अगर कोई योद्धा है तो वो क्षत्रिय कहलाता था। तो ऐसे ही अगर कोई आपका व्यापार करने वाला है या कृषि वाला है तो वो वैश्य कहलाता था। उसमें भी जो सेवा सेक्टर में है वो आपका शूद्र कहलाता था। सेवा सेक्टर का भी आप ऐसा मानिए कि जैसे आज के टाइम पे हम टर्शरी सेक्टर, या जो थर्ड सेक्टर है, सेवा सेक्टर जिसकी बात करते हैं, वहां पे क्या काम रहता है? ये नहीं रहता कि मतलब जो और दूसरे सेक्टर है या उसका यही मतलब है कि आप ब्राह्मण के पैर ही दबाओगे या जो दूसरे लोग हैं, दूसरे वर्ण हैं, उनके काम ही करोगे, है ना, दासी बन के रहोगे। उसका ये मतलब नहीं है। सेवा सेक्टर मतलब आपका जो कृषि पूरी व्यवस्था है, आज के टाइम पे भी सेवा सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन आपके अर्थव्यवस्था में। सेम ऐसे ही उस टाइम पे भी आपका शूद्र जो था वो पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पूरी सोसाइटी का ध्यान रखने का काम था शूद्र का। सारी चीजें मतलब ऐसा मानिए कि अगर किसान जो है खेती नहीं करेगा, अन्न नहीं उगाएगा, तो आपका ब्राह्मण कितना भी शिक्षा दे दे, खाना क्या खाएगा। तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड थी। और सारे मतलब ऐसा मानिए कि जितना भी आपका काम था, जो लेबर था, जो काम होता था, सबको इंपॉर्टेंस दी जाती थी, किसी को भी नीचा नहीं समझा जाता था। इसलिए हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था जो थी सबका कर्तव्य और कार्य स्थापित कर रखा था, जिससे सोसाइटी में शांति बने रहे। किसी को ये नहीं हो कि हमें क्या करना है या हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होगा, ये सारी चीजें कुछ नहीं हो। आपको पता हो कि आपका कर्तव्य क्या है, समाज में आपको क्या करना है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, सामाजिक एक व्यवस्था पूरी बन रही थी। शिक्षा देने का काम किसका है, सुरक्षा देने का काम किसका है, व्यापार करने का काम किसका है। तो ये सारी चीजें फिक्स कर दी गई थी, जिससे समाज में, एक पूरी सोसाइटी में एक व्यवस्था बनी रहे बहुत अच्छे से।
ठीक है। उसके अलावा जो आपके कार्यों का विभाजन था वो व्यक्ति की योग्यता, आपकी योग्यता किस चीज में, आपकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, प्रवृत्ति कैसी है, गुण कैसे हैं, मतलब आपके जैसे गुण होंगे, जैसे प्रवृत्ति होगी, वैसा आपका वर्ण होगा। कर्म आधारित था। अब आपकी प्रवृत्ति है भाई शिक्षा वाली, आपको पढ़ने लिखने में बहुत मजा आ रहा है, तो आपका ब्राह्मण हो गया वर्ण। ऐसे ही आपको मतलब युद्ध में बहुत ज्यादा मजा आता है, या फिर आपको मतलब ऐसे शक्ति बहुत ज्यादा आपके अंदर है, पावरफुल टाइप के हैं, निडरता है, तो आपको फिर क्षत्रिय वाले कर्म दिए जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रकृति वैसी है, क्योंकि आपके अंदर योग्यता उस चीज की है। तो आप समझ रहे हैं, जो ये कॉन्सेप्ट बताया गया है वर्ण व्यवस्था का जाति आधारित, वो बहुत बाद में आया है। शुरू में कर्म आधारित था, और कर्म आधारित बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, बहुत ही अच्छी सोच के साथ सारी चीजें बनाई गई थी। जो व्यक्ति जिस चीज में निपुण है उस मतलब व्यवस्था के में उसको रख दिया गया था। वो अगर बहुत अच्छा योद्धा है तो फिर उसको क्षत्रिय वर्ण में रखा गया था। तो उसकी योग्यता, उसकी प्रकृति की, उसके गुण के हिसाब से, उसके कर्म के आधार पर हमने सामाजिक कार्यों का विभाजन किया था, और सामाजिक कार्यों का विभाजन करके हमने फिक्स कर दिया कि आप फिर इस वाले वर्ण में आओगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट था आपके वर्ण व्यवस्था का। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि नहीं आप यही करो, आपके अंदर जो टैलेंट है आप वो करोगे, और आप फिर उस वर्ण के कहलाओगे। फिर बात करते हैं उद्देश्य क्या था वर्ण व्यवस्था का। ये पूरी जो थी लाई गई थी स्टार्टिंग में, तो उद्देश्य क्या था, व्यवस्थित एवं संगठित समाज की स्थापना, मतलब एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड आपका सोसाइटी हो। ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि लोग क्या है, ये चीज मतलब बहुत सारे लोग हैं कि जब सबको ये कि एक ही फील्ड में जाना है, ये मान लीजिए कोई सुरक्षा पे ध्यान नहीं देना चाह रहा या कोई खेती पे ध्यान नहीं देना चाह रहा, तो हमने क्या किया, एक ऑर्गेनाइज तरीके से डिवाइड कर दिया कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, और जो जिस काम को करेगा उसके हिसाब से उसका वर्ण डिवाइड कर दिया, तो वो वही वर्ण कहलाएगा। तो ये हमारा व्यवस्थित बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मैनेज करके, ऑर्गेनाइज करके समाज की स्थापना की थी। इसका मेन उद्देश्य था, आपके वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य था। ठीक है, मेन उद्देश्य मतलब आपका एम क्या था वर्ण व्यवस्था का। फिर व्यक्ति की कार्य कुशलता का उचित मूल्यांकन, मतलब आप जिस चीज में कार्यकुशल हो, आप जो बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, आपको जबरदस्ती किसी दूसरी फील्ड में नहीं भेजा जा रहा है। जैसे आज के टाइम पे आप इंटरेस्टेड हो मैच खेलने में, तो आपको बिल्कुल इंजीनियरिंग नहीं करवाया जा रहा है, तो आपके उचित जो आपकी कार्यकुशलता है उसके उचित मूल्यांकन किया जा रहा है कि आप जो जिस चीज में कुशल हो आप वही काम करो। ठीक है, आजीविका के संसाधनों की व्यवस्था, मतलब जैसे आपके ब्राह्मण जो है वो क्या काम करेंगे, उनको कैसे आजीविका मिलेगी, आजीविका प्राप्त करेंगे, क्षत्रिय को किस चीज से आजीविका मिलेगी, फिर आपके वैश्य जो हो गए, शूद्र हो गए, सबकी आजीविका का संसाधन जो है सबकी व्यवस्था कर रखी थी कि किसको किस चीज से पैसे मिलेंगे, किसको किस चीज से मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए काम मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें फिक्स कर रखी थी। उसके अलावा श्रम का स्पष्ट विभाजन, कौन क्या करेगा, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर जो था वो बहुत ही ज्यादा, डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ही क्लियर था। और आप ये मानिए कि जैसे मान लीजिए एक धनुष बनाने का काम है, कोई शूद्र जो है वो धनुष बना रहा है, तो धनुष में भी जो लकड़ी वाला काम है वो एक अलग कर रहा है, उसके अलावा जो प्रत्यंचा जो चढ़ाते हैं वो अलग कोई बना रहा है, साथ ही साथ जो आपका तीर बनाने का काम है, क्योंकि उसमें एरोडायनेमिक्स का हमें नॉलेज चाहिए, तो वो कोई तीसरा कर रहा है। तो हमने बिल्कुल क्लियर तरीके से स्पष्ट विभाजन कर रखा था, बढ़ाई का क्या काम है, उसके अलावा उसमें भी अलग अलग है। रथकार की बात करें तो रथकार का जो पहिया है कोई और बना रहा है, अंग की चीजें कोई और बना रहा है, तो बहुत ही हमने श्रम का स्पष्ट विभाजन कर रखा था जिससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। लोग जिस चीज में निपुण है, अब भाई कोई तीर बनाने में निपुण है तो हम उससे वही काम करवाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीजें थी। इसका मेन उद्देश्य ही यही था कि आपके आजीविका के संसाधन जो है वो फिक्स हो जाएं, साथ ही साथ श्रम का, आपके लेबर का स्पष्ट विभाजन हो, क्लियर आपका क्या हो, यहाँ पे लेबर का डिवीजन हो, साथ ही साथ आपका जो समाज है वो ऑर्गेनाइज रहे पूरा का पूरा, साथ ही साथ जो आप जिस चीज में कार्यकुशल हैं उस चीज में मतलब आपका कार्यकुशलता का उचित मूल्यांकन, आप वही काम करें। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था आपको दिमाग में ये लेके चलना है कि वो काम आधारित थी, जाति आधारित बाद में थी, तो वो दिमाग में अभी नहीं लाना है, क्योंकि जैसे ही वो आप लाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। और हम पढ़ रहे हैं वर्ण व्यवस्था का विचार, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, तो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका कर्म आधारित। ठीक है, फिर आता है उत्पत्ति का सिद्धांत। तो उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत हैं कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई।
दो तीन सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत है आपका दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत में आता है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में बोला गया पुरुष सूक्त, जो आपका 10वां मंडल है, जो आपका 10वां मंडल है, उसमें बताया गया पुरुष सूक्त में मंत्र लिखा गया है, जिसमें 4 आपके वर्णों के बारे में बताया गया। उसमें ये बताया गया कि एक विराट पुरुष है जिनके मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र आए। अब देखिए, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपका कि पैरों से आए तो हम बहुत गंदा मान रहे हैं शूद्र को, है ना, ब्राह्मण मुख से आए तो बहुत अच्छा मान रहे हैं, तो देखिए बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आप ये मान के चलिए कि जो आपके विष्णु जी हैं वो लेटे हुए थे, तो जो सामने से कोई भी उनको देखेगा हॉरिजॉन्टल में लेटे हुए हैं, तो ये आपका मान लीजिए यहाँ पे उनका मुख है, ठीक है, और यहाँ पे उनका पैर है, लेकिन वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लेटे हुए हैं, तो ये चीज सेम है। आप देख रहे हैं बराबर पे है, ना ही कोई ऊपर है ना ही कोई नीचे है। तो शुरू में जब मतलब ये जब आया वर्ण व्यवस्था, तो उसका ये नहीं था कि आपको मतलब ऊंचा दिखाने के लिए ब्राह्मण को बोल दिया कि मुख से निकल रहा है, नहीं, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि मतलब विद्या से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है, तो वो मुख या ब्रेन आप कह लीजिए, वहां से उत्पत्ति कर ली। आपकी जो भुजा मतलब शक्ति से रिलेटेड है, स्ट्रेंथ दिखाती भुजाएं, इसलिए क्षत्रिय उससे रिलेट हो गए। तो इसका रिलेशन इस तरीके से था, ना कि ऐसे था कि हम पैरों से कह रहे हैं मतलब आपका जो शूद्र है वो सबसे खराब है। पैर मतलब आप ऐसा मानिए कि अगर पैर नहीं होंगे तो सोसाइटी में आप कहीं चल फिर नहीं पाएंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर सोसाइटी में पैर नहीं होंगे, सोसाइटी के पैर नहीं होंगे, तो सोसाइटी आगे बढ़ नहीं पाएगी, कोई काम नहीं कर पाएगी। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपके पैर। सोसाइटी को चलाने के लिए पैरों की जरूरत होती है, पैरों की जरूरत होती है। मतलब यहाँ पे आते हैं आपके शूद्र। सेवा सेक्टर मतलब आपका कौन सा था, ये सेवा क्षेत्र मतलब आपका जो आज के हम टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं कि ये आपकी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कृषि कार्य करेंगे। तो ये जो भी सेवा प्रोवाइड करते थे, अगर ये नहीं करेंगे तो जितने भी ऊपर वाले होंगे आपका क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, ये सब जो है अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सोसाइटी में ये फिक्स था कि ब्राह्मण अगर शिक्षा दे रहा है तो उसे खाना अन्य कौन प्रोवाइड करेगा, शूद्र ही तो पैदा करके देंगे ना। तो और व्यापार करेंगे तब एक जगह से दूसरी जगह सामान जाएगा, व्यापार के थ्रू ब्राह्मणों तक, क्षत्रियों तक पहुंचेगा। तो अगर चारों में से आपके चारों जो थे, मतलब यहाँ पे जो आपके ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं, चारों के चारों बराबर थे। आप देख रहे हैं कि चारों के काम अलग अलग डिवाइडेड थे, लेकिन वो सब बराबर थे, चारों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा मान लीजिए कि अगर इनमें से कोई भी एक, मतलब ये 4 पहिए हैं रथ के, अगर कोई भी एक पहिया नहीं होगा तो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ पाएगी। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है चारों, पूरी सोसाइटी को, हमारी इंडियन सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका बिल्कुल गलत है कि पैर से निकले हैं मतलब वो बहुत पैर दबाने का ही काम कर रहे हैं, बिल्कुल ब्राह्मण और क्षत्रिय की सेवा के लिए बने हैं, वो सेवा की बात नहीं कर रहे हैं। सेवा मतलब आपका टर्सरी सेक्टर, जो आज के टाइम पे हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं ना, वहां से रिलेटेड है ये, कि आपको सेवाएं प्रदान करेगा अलग अलग। और आप ये भी देख सकते हैं कि आपके जो विष्णु जी के पैर हैं वो माता लक्ष्मी जी दबाती थी, तो वो बुरा कैसे हो सकता है ना। तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट से समझिए, बस ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट था डिवीजन ऑफ लेबर का, कोई भी सब सारे के सारे बराबर थे, कोई भी मतलब बड़ा नहीं था, कोई भी छोटा नहीं था, ठीक है। और पूरी सोसाइटी को चलाने के लिए चारों इंपॉर्टेंट है। हम शिक्षा के बिना सोसाइटी को आगे नहीं बढ़ा सकते, खाने के बिना सोसाइटी को आगे नहीं बढ़ा सकते, और अगर सुरक्षा ही नहीं देगा कोई, तो आपका पता चला कृषि अच्छे से नहीं हो रही, किसी ने हमला ही कर दिया, तो सारे के सारे जो लोग थे वो इंपॉर्टेंट थे। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कार्य विभाजन का सिद्धांत। एक हमने दैवीय सिद्धांत देख लिया, ऋग्वेद में 10वां मंडल पुरुष सूक्त। कार्य विभाजन का सिद्धांत ये किसमें आता है, याद रखिएगा, ये आपके मतलब सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्मों के विषय के बारे में वर्णन किया गया था, तो ये आपका ऐतरेय ब्राह्मण में आता है। इसमें क्या लिखा था, चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। ये जो शब्द है, ये पूरी जो लाइन है, इसका क्या मतलब था, अर्थात मैंने गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों का विभाजन किया है। और ये कॉन्सेप्ट आया था आपके शुरू में, मतलब यही कॉन्सेप्ट है आपके वर्ण व्यवस्था का, कि आपके गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों का विभाजन किया गया था। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्मों के विषय में लिखा भी गया है, ठीक है। तो कौन सा मतलब आपका जो वर्ण है वो क्या काम करेगा, ये सारी चीजें डिटेल रूप में लिखी भी गई हैं।
कर्म आधारित था आपका पूरा का पूरा व्यवस्था। दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, एक दैवीय सिद्धांत हो गया, एक कर्म विभाजन का सिद्धांत हो गया, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें आपको साहित्यों में ही मिल रही हैं, वेदों में मिल रही हैं, फिर उसके बाद ऐतरेय ब्राह्मण में मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं अलग से बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके साहित्य में ही थी। बहुत बाद में जाके ये होता है कि कर्म आधारित ना होकर जाति आधारित हो जाती है। हर एक सोसाइटी में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ऐसे ही हमारी सोसाइटी में भी है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको वो पकड़ के चलना है। फिर गुण का सिद्धांत, ये थर्ड हो गया गुण का सिद्धांत, कि जो आपके 4 गुण होते हैं, स्पेशली जो आपके 3 गुण होते हैं, एक होता है सात्विक गुण, एक होता है राजसी गुण, एक होता है आपका तामसी गुण। 3 गुणों की हम बात करते हैं तो एक हो गया आपका सत, एक रज और तम, ये 3 गुण होते हैं। और इसमें मैंने लिखा भी है कि तीनों गुणों की विशेषता क्या होती है। जैसे कि सात्विक गुण बोलते हैं ना, सात्विक विचारों वाला है, तो सात्विक गुण मतलब आपका ये सात्विक गुणों से युक्त जो है वो है ब्राह्मण, जिसमें शांति है, ज्ञान है, तप है, शुद्ध आचरण करता है। तो आपका गुणों का सिद्धांत मतलब जिसके अंदर ये गुण होंगे वो ब्राह्मण होगा। तो यहाँ पे शांति होगी, उसके अंदर ज्ञान होगा, तप की बात करेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पैसों के पीछे भागेगा, वो तप करेगा, उसके अलावा वो ज्ञान पे फोकस करेगा, शुद्ध आचरण होगा उसका, ठीक है। इसीलिए आप ज्यादातर कहानियों में पढ़ते हैं एक गरीब ब्राह्मण था, कभी नहीं कहानियों में पढ़ते एक अमीर ब्राह्मण होता था, है ना, क्योंकि इनका ज्यादा फोकस रहता था शुद्ध आचरण पे, तप करने पे, ज्ञान प्राप्त करने पे, ना कि पैसा प्राप्त करने पे। इसीलिए इनका जो गुण था वो था आपका सात्विक गुण था। फिर दूसरा गुण है आपका राजसी गुणों से युक्त व्यक्ति, ये होता था आपका क्षत्रिय। मैंने ये भी बताया ना कि आपके जो अलग अलग गुण होते थे उसके हिसाब से आपके कर्म डिवाइडेड होते थे, उसके हिसाब से आपका वर्ण डिवाइड होता था। तो अगर किसी के अंदर क्रियाशीलता है, किसी के अंदर राजसी प्रवृत्ति है, किसी के अंदर आपके धन तथा यश अर्जित करने का उत्साह है, यहाँ पे निडरता है, ठीक है, निडरता है, और वो बहुत ज्यादा क्या है मतलब ऐसा नहीं है कि डर जाता है किसी चीज से, निडरता के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटी है। राजसी गुण जो है वो उसके अंतर्गत आता है फिर आपका क्षत्रिय वर्ण, ठीक है। तो वर्ण फिर हमारा जो भी इन गुणों से युक्त है वो हो गया आपका क्षत्रिय। फिर आता है राजसी और तामसी, दोनों गुणों से अगर युक्त है वो हो गया आपका वैश्य, जिसको धन और यश अर्जित करने का उत्साह भी है, व्यापार कर रहा है, कृषि कर रहा है, तो उत्साह भी है धन और यश अर्जित करने का, साथ ही साथ थोड़ा सा जड़ता भी है। जड़ता कैसी कि मान लीजिए हम ये काम कर रहे हैं, हम अगर एक मतलब मान लीजिए कि आपका एक जो व्यापार है कोई सा, तो हम ये बेचने का काम करें तो हम वही बेचेंगे। क्रियाशीलता इतनी ज्यादा नहीं है कि अब ये भी करना है, ये भी करना है, आगे कैसे बढ़ना है। राजा के अंदर क्रियाशीलता होती है, अभी ये यहाँ पे जीत लिया, अब ये जीतना है, अपने राज्य को कैसे एक्सपैंड करना है, लोगों के लिए कैसे काम करना है। लेकिन यहाँ देखेंगे वैश्य का काम हम ये बेच रहे थे, आने वाली पीढ़ी भी यही बेचेगी, तो ऐसा जो होता है ना एक जड़ता, वो हो गया आपका, वो गुण हो गया आपके वैश्य वाले, ठीक है। फिर तामसी गुणों से युक्त व्यक्ति आपका हो गया शूद्र। तामसी गुणों से युक्त मतलब उसके अंदर जड़ता है, अहंकार है, आलस्य है। अब खेती कर रहा है तो उसको लग रहा है खेती में बस बहुत है, अब हमें आगे नहीं बढ़ना है, आगे कुछ सोच नहीं रहा है, उसी में वो कंटिन्यू कर रहा है, तो ये हो गया आपका शूद्र। तो गुणों के आधार पर भी एक ऐसा सिद्धांत है गुण का सिद्धांत, जो आपको डिवाइड करता है 4 वर्णों को, कि ऐसे ऐसे गुण हैं, उस हिसाब से आपका ये वर्ण होगा, ठीक है। तो ये कर्म आधारित, गुण आधारित आपके वर्ण व्यवस्था है। फिर एक आपको रंग से उत्पत्ति भी मिलेगी, जैसे आप कृष्ण वर्ण भी देखेंगे, एक आप मतलब श्वेत वर्ण देखेंगे, तो रंग वाला आप बस ये याद रखिएगा कि इसको महाभारत का सिद्धांत कहते हैं। ये ज्यादा मतलब सही नहीं है, ना ही इसके बारे में पढ़ना है, बस ये याद रखिएगा कि जो रंग वाला सिद्धांत है उसको महाभारत सिद्धांत भी कह रहे हैं। फिर बात करते हैं विशेषताएं, वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी। यह स्वार्थ त्याग की शिक्षा देती है, मतलब यहाँ पे स्वार्थ त्याग की शिक्षा मतलब आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं करना है। दुराचार से रोकती है, और मतलब जैसे ब्राह्मण का क्या होता था कि आप धन ज्यादा अर्जित मत करिए, आप ज्ञान पे ज्यादा फोकस करिए। गुरुकुल व्यवस्था थी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या दिया जाता था, ज्ञान दिया जाता था। ये नहीं सोचा जाता था कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे मतलब हमें जो देगा बालक, जो भी कोई देगा तो उसको हम शिक्षा देंगे और दूसरों को नहीं देंगे। यहाँ पे हम दुराचार को रोकते थे वर्ण व्यवस्था में, क्योंकि हमने वर्ण व्यवस्था में ये भी डिसाइड कर रखा था कि कौन सा गुण किसके अंदर होगा, तभी हम उसको ब्राह्मण बनाएंगे। तो उन गुणों का प्रचार प्रसार था, मूल्य होते थे, वैल्यूज होती थी, ठीक है। यहाँ स्वार्थ और त्याग की शिक्षा होती थी। उसके अलावा दरिद्रता को दूर करती थी। दरिद्रता मतलब आपका कि आपको बता दिया कि आप ये काम करेंगे तो आपकी आजीविका का वो साधन हो जाएगा,
ठीक है, तो फिर आप उसी को कंटिन्यू करते रहेंगे। शूद्रों का क्या काम है, वैश्यों का क्या काम है, इससे क्या होगी, दरिद्रता नहीं आएगी। आपको पता रहेगा आपको क्या काम करना है, आपकी आजीविका जो लाइवलीहुड है उसका साधन क्या है, तो ये सारी चीजें आपकी फिक्स रहेंगी, तो आपके यहाँ दरिद्रता, ये मान लीजिए पॉवर्टी, गरीबी नहीं आएगी। सामाजिक स्थिरीकरण वैज्ञानिक और न्यायपूर्ण तरीके से किया गया था। मतलब न्यायपूर्ण तरीका आप ऐसा मान लीजिए कि जो जिस चीज में अच्छा है, निपुण है, उसी तरीके से किया गया है। हमें बराबर माना गया है, चाहे हम वैश्य को देखें, शूद्र को देखें, ब्राह्मण को देखें, सारे बराबर थे और सारे सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। और हमने कर्म आधारित कर दिया था। कर्म आधारित मतलब हर एक सोसाइटी में ज्ञान देने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, सुरक्षा वाला कोई ना कोई होना चाहिए, उसके अलावा मतलब कृषि क्षेत्र को देखने वाला होना चाहिए, व्यापार करने वाला कोई होना चाहिए, सारे जो और लोग हैं उनको सेवा देने वाला कोई कुछ होना चाहिए। सारी चीजें वैज्ञानिक तरीके से ही थी। ऐसे सोसाइटी में ऐसा नहीं था कि किसी एक चीज में कोई ऐसा काम करने वाला आपको नहीं मिल रहा, तो उसके वजह से आपकी सोसाइटी जो है अच्छे से चल नहीं पा रही है। हर एक चीज के लिए लोग थे वहां पे। और मैंने आपको धनुष का एग्जाम्पल दिया ही कि धनुष में भी मतलब जो जिस चीज में निपुण था, लकड़ी का काम करने वाला अलग था, धनुष की प्रत्यंचा जो थी वो चढ़ाने वाला अलग था, तीर बनाने वाला अलग था। तो हमने वैज्ञानिक तरीके से और बहुत न्यायपूर्ण तरीके से क्या डिवीजन कर रखा था, समाज का स्तरीकरण कर रखा था, है ना, उसको मतलब डिवाइड कर रखा था, लेबल्स दे रखा था। तो ये थी आपकी वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं कि हम सोसाइटी में जो है वो मतलब मूल्यों को बढ़ा रहे थे। वर्ण व्यवस्था का काम था मूल्यों को बढ़ाना, हर एक के काम को इंपॉर्टेंस देना, हर एक के काम को मतलब रिस्पेक्ट करना, जो हम डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं उसको, सबको रिस्पेक्ट करना जो जो कोई भी काम कर रहा है। फिर उसके बाद वर्ण व्यवस्था का महत्व क्या था कि चारों वर्णों में कोई भी वर्ण अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि आप शूद्र की बात करें कि वो अपना मतलब खेती वेती कर रहा है और बस हो गया, धन्य हो गया। अगर क्षत्रिय उसको सुरक्षा नहीं प्रदान करेगा, ब्राह्मण उसको ज्ञान नहीं देगा, तो वो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। क्षत्रिय सुरक्षा नहीं देगा तो उसकी मान लीजिए खेती खराब हो गई, हमला करके चला गया कोई। साथ ही साथ अगर ब्राह्मण को देखें, ब्राह्मण शिक्षा दे रहा है, खेती करने तो जा नहीं रहा, तो उसको अन्न कौन लाकर देगा, तो अन्न लाकर देगा आपका शूद्र, पैदा क्योंकि वो कर रहा है। तो इसीलिए आपका कोई भी वर्ण जो था वो अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं था, सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे, ठीक है, डिपेंडेंट थे, बल्कि एक दूसरे के सहयोग देने के लिए बाध्य थे। मतलब ये आपका ऐसा मानिए कि कंपलसरी था कि ब्राह्मण को हेल्प लेनी ही पड़ेगी शूद्र की। तो सोचिए कैसे मतलब एक दूसरे से वो मुंह बनाकर रह सकते थे। जो हम देखते हैं कि ब्राह्मण बिल्कुल किसी को कुछ भी मान ही नहीं रहा था, उसको मानना पड़ता है क्योंकि वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर। तो ये जो चीजें आती है ना बाद में कि ब्राह्मण बहुत आगे बढ़ गए थे और सबको बिल्कुल कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सोसाइटी में सारे के सारे लोग बराबर थे, सारे के सारे लोग को इक्वल रिस्पेक्ट मिल रही थी क्योंकि सब एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ रहे थे। पूरी आपकी सोसाइटी, पूरी वर्ण व्यवस्था ऐसी ही बनाई गई थी कि सब एक दूसरे पर आत्मनिर्भर, मतलब खुद पे आत्मनिर्भर ना रहे, सब एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़े, ठीक है। तो ऐसी हमारी सोसाइटी थी, ऐसा था हमारा वर्ण व्यवस्था। फिर जब हम वर्ण व्यवस्था के प्रकारों की बात करते हैं, प्रकारों में क्या था, ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं कि ब्राह्मण के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। मैंने बताया ना कि ये दुराचार जो आपका वैल्यूज डेवलप करता है हमारी सोसाइटी में, लोगों में, तो कैसे करता है, यहाँ पे ब्राह्मण के कुछ गुण होने चाहिए कि भाई उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए कि मतलब शिक्षा देने के लिए वो त्याग की भावना करे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लालच में आ जाए। तो त्याग की भावना, ज्ञान, तपस्या, गहन अध्ययन पे ध्यान दे, विद्वता। अब आप देखेंगे कि ब्राह्मण जो है मतलब वो क्षत्रिय को समझाता भी था कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जैसे घनानंद के टाइम पे घनानंद कर रहा था, सुन नहीं रहा था ब्राह्मणों की, तो फिर बोला, आपके जो चाणक्य जी थे उन्होंने बोला कि आप ये सही नहीं कर रहे हो। और फिर उन्होंने इतना मतलब अर्थशास्त्र का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, बिल्कुल पॉलिटी का, राज व्यवस्था पूरी की समझाई इतने अच्छे तरीके से। तो ये जब ज्ञान होगा उनके पास, गहन अध्ययन होगा, तो सोसाइटी को वो एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या था, ब्राह्मणों का ये गुण था। कार्य क्षेत्र का क्या होता था, जैसे राज्य मंत्री अपॉइंट होते थे, पुरोहित अपॉइंट होते थे, तो यहाँ पे मंत्री भी होते थे जो कि क्या देंगे, सहायता करेंगे किसकी, आपके राजा की। साथ ही साथ पुरोहित होंगे, अध्यापक होंगे, पढ़ाने का काम भी कर रहे हैं ब्राह्मण, उसके अलावा पूजा पाठ का भी काम कर रहे हैं ब्राह्मण,
अमात्य हो गया, और न्यायाधीश, न्याय देने का काम भी कर रहे हैं ब्राह्मण। तो ये कार्य क्षेत्र थे किसके? ब्राह्मण के। और आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण का कार्य क्षेत्र काफी वाइड भी था, कि वो एक तरफ आपके क्षत्रिय जो हैं उनको बता रहे कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि नॉलेज होता था ब्राह्मणों के पास, और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि न्याय में कौन सा, मतलब न्याय देने में भी सहायता कर रहे हैं। ठीक है, जीवन मूल, सादा, सरल, सच्चरित, संयमी, श्रेष्ठतापूर्ण, ये सारे आपके गुण होते थे ब्राह्मणों के। और ये व्यवस्था थी कि ब्राह्मण में ये सारी चीजें होनी चाहिए। और आप उस टाइम पे देखेंगे भी, मतलब आज के ब्राह्मणों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, उस टाइम पे ये चीजें हर एक ब्राह्मण के अंदर भी थी, क्योंकि डेवलप हो गई थी समय के साथ। और सब सादे चरित्र, मतलब बहुत ज्यादा सरल थे, बहुत सादे थे। आपने सुदामा जी के बारे में सुना ही है, कितने ज्यादा सरल और कितने ज्यादा मतलब सादे थे वो। तो ये सारी चीजें जो है मूल्य थी किसकी? ब्राह्मणों की। नेक्स्ट देखते हैं क्षत्रियों के गुण। क्षत्रियों के गुण जैसे सूरवीरता, तेज, धर्म, इसके अलावा दक्षता, युद्ध से ना भागना। अब मान लीजिए कोई ऐसा निडर टाइप का व्यक्ति है, वही आपकी सोसाइटी, आपका मतलब जो भी समाज है उसको आगे ले जा पाएगा। अगर वो डरता है, कोई भी राजा युद्ध करेगा, पड़ोसी राजा हमला करता है, वो भाग गया, तो आपके जो लोग हैं, जो अन्य वर्ग है आपका, जो अन्य वर्ण है, उनका क्या होगा? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो आप देख रहे हैं कि सब एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट था, हर एक वर्ण एक दूसरे के ऊपर डिपेंड था, कि ऐसे आपको जो ये युद्ध से ना भागना, तेज होना चाहिए, शूरवीरता होनी चाहिए, कि कोई भी मतलब डरे आपके राजा के ऊपर हमला करने से मतलब पहले। उसके अलावा जैसे आप एग्जांपल लीजिए लीडरशिप का, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए आपके क्षत्रिय के अंदर। ठीक है, दान देना होना चाहिए, स्वामी भक्ति होनी चाहिए। तो ये सारे गुण थे आपके क्षत्रिय के। ठीक है, और वैश्य के कर्म। अब वैश्य के क्या कर्म है? जैसे कि पशुपालन, दान देना, यज्ञ करना, साहित्य का अध्ययन, व्यापार करना, साहूकार, कृषि कार्य करना, ये सारे काम थे आपके वैश्य के। और सारे के सारे लोगों के कर्म डिवाइडेड थे, उनके गुण डिवाइडेड थे, उसी आधार पर ही आपका वर्ण व्यवस्था बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन कर रहा था? आपके वैश्य कर रहे थे। फिर बात करते हैं शूद्र की। जब हम शूद्र की बात करते हैं तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है कि उनका काम सेवा करना था, मतलब पैर ही जाके दबा रहे थे, है ना, घर में झाड़ू पोछा ही कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था, है ना। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि सेवा सेक्टर मतलब आपका जो आपका यहाँ पे सर्विस सेक्टर है आज के टाइम पे, सर्विस सेक्टर आज भी आप देख रहे हैं कि भारत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सर्विस सेक्टर। वो नहीं होगा तो इकोनॉमी कितनी ज्यादा पीछे चली जाएगी। तो ये आपका सेवा क्षेत्र जो था उसमें आपके शूद्र लगे हुए थे, जैसे बढ़ई का काम हो गया, लोहे वाले का काम हो गया, बहुत सारी अलग अलग चीजें थी जो आपके शूद्र देख रहे थे सोसाइटी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, और ये पैरों से जन्म लिए थे, ये पैरों का काम कर रहे थे, सोसाइटी को चलित बना रहे थे, चलायमान। ठीक है, तो ये थे आपके शूद्र, और ये थी आपकी वर्ण व्यवस्था, जहां पे आपको हर एक चीज लेकर चलनी थी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे। जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी वो वैज्ञानिक, साइंटिफिक तरीके से बनाई गई थी, कौन किस चीज में निपुण है, कौन क्या काम कर सकता है। साथ ही साथ सोसाइटी में हर टाइप के लोग चाहिए, ज्ञानवान भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रेंथ वाला भी चाहिए, फिर व्यापारी टाइप का भी चाहिए, उसके साथ साथ किसानी करने वाला भी चाहिए, है ना, ध्यान देने वाला, सेवा क्षेत्र वाला भी चाहिए। तो ये थी हमारी वर्ण व्यवस्था, जहां पे हर एक लोग जो इंपॉर्टेंट थे वो सोसाइटी में थे, और हमने पूरी सोसाइटी ही ऐसे बनाई थी, हमने पूरी वर्ण व्यवस्था ही ऐसे बनाई थी कि हमारी सोसाइटी बहुत लंबे टाइम तक उस चीज को होल्ड करके रख सके। तो ये था आपका वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था को जब भी आप सोचें, समझें, उसके विचार के बारे में जानें, तो ये जरूर देखें कि मेन कॉन्सेप्ट क्या था वर्ण व्यवस्था का। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी है, तो कमेंट करके या आपको जो नंबर दिया गया है एकेडमी का, वहां पे भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।